नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सब गोलमाल है जी, ये कहना पड़ रहा है क्योंकि संसद से सड़क तक सब कुछ गोलमाल है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किस मुद्दे पर हमारी नीति क्या है, सोच क्या है और समझ का दायरा क्या है। आपकी स्क्रीन पर जो 6 तस्वीरें हैं वो सब गोलमाल का प्रतीक है। तो आज बात संसद से सड़क तक और बाजार से जंगल तक के गोलमाल की होगी। सबसे पहले संसद के साथ गोलमाल की बात। कांग्रेस कहती यही है कि वो सदन चलाना चाहती है, लेकिन विरोध ऐसा कि सांसद वेल तक पहुंचने लगे। मतलब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि संसद नहीं चलने देंगे। वैसे एक जमाना था कि आरोपों की छींटे पड़ते ही यूपीए के मंत्रियों का इस्तीफा लेने के लिए बीजेपी नेता जमीन आसमान एक कर देते थे, और एक वक्त आज है इस्तीफे के एक पुर्जे को लेकर संसद उलझ गई है। Go to your seat, please. Please go to your seat. बिजनेस चलाइए, ये केवल इनका सुषमा जी केवल बहाना है, इनको जीएसटी रुकवाना है। देश में गलत संदेश जा रहा है। 40-45 लोग मिलकर के 400 लोगों का अधिकार हनन कर रहे हैं। प्लीज गो टू योर सीट। 20 people cannot dictate to the entire house. What is this happening? This is most obstructionist, indecent and objectionable. You name them. Let action be taken. I am requesting Lok Sabha TVs. They should show them all in the TVs. This is not the way. आंदोलन सड़क से संसद की बात होती है, लेकिन संसद के अंदर सड़क का आंदोलन दिखाई देता है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश हुआ, लेकिन इतना शोरगुल मचा कि राज्यसभा एडजर्न हो गई। लोकसभा में तो और ज्यादा घमासान। ऐसा हुआ कि जो पहले संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आसन भी हिला और सिंहासन भी। मैं बहुत दुखी हूँ आज मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने चेयर के साथ व्यवहार किया है। नो, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न। लोकसभा में वही हुआ जो कांग्रेस चाह रही थी, यानी सदन की मर्यादा फिर से भंग हुई। ऐसी भंग हुई कि स्पीकर भी तमतमा गई। वेल न हुआ, मानो खेल का मैदान हो गया। कागज के पुर्जे बम जैसे गोले बन गए। आसन पर भी पुर्जे की चिंदियां उछाली गई। कागज फेंकना कदापि उचित नहीं है। यू शुड नॉट बिहेव। फर्स्ट बिहेव योरसेल्फ। यू बिहेव योरसेल्फ फर्स्ट। दोनों ही सदनों में कांग्रेस ने वैसा ही सब किया जैसे यूपीए सरकार के जमाने में एनडीए के रणनीतिकार करते थे। लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन की सारी मन्नतें धरी रह गई। लोकसभा टीवी को दिए निर्देश भी धरा का धरा रह गया कि विपक्ष के हंगामे को भी दिखाओ, ताकि खुद को हंगामा करते देखकर शायद समझ आए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ही जब मुट्ठियां बांधकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी का मोर्चा संभाल लिया, तो बाकी 42 सांसदों ने लोकसभा को ही सिर पर उठा लिया। इस सदन में निंदा करती हूँ। जो लोकसभा में हुआ वही तस्वीर राज्यसभा में भी नजर आई। जीएसटी बिल पेश हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। अरुण जेटली विपक्ष पर बरसते रहे। कांग्रेस नेता भी उसी ताव में शोरगुल में गरजते रहे। No time has been allocated, and the government was referring to a time allocated in May that has lapsed once this was referred to the select committee. It cannot be taken up. Issue relating to the external affairs minister is merely a pretext. The real reason is they don't want Indian economy to grow. इससे पहले विपक्ष को साधने के लिए सरकार ने सारे औजार इस्तेमाल कर लिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में खुद प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि सत्र समाप्ति से जो संवाद मिलता है कि कुछ लोग इस देश के ऐसे हैं जो सदन को माध्यम बना के देश की गति को रोकना चाहते हैं। उनका मूल लक्ष्य है कि देश के आर्थिक विकास के गति को रोके। लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया और विशेष तौर से मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त किया
मुलायम सिंह के पाला बदलकर कांग्रेस के बजाय सरकार के साथ जाने के बावजूद कांग्रेस का हंगामा जारी रहा तो मुलायम सिंह ने भी चट दांव पलटने में देर नहीं लगाई। सदन के भीतर हंगामे के बीच मुलायम सिंह यादव सदन के दरवाजे पर जाति जनगणना के सवाल पर गरजते दिखाई पड़े। इस गरज के साथ कांग्रेस की कांग्रेस जाने, जो मुझे करना है वो करूंगा। तो अब नहीं माने कांग्रेस को मैं क्या करूं? न माने हम अपना वो लेकर के मुद्दा सदन के अंदर गए हमारे लोग नहीं गए। रीमा पराशर और हिमांशु मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। नेताजी वैसे भी सियासत के धोबी पाट के माहिर हैं। संसद का गोलमाल देख लिया आपने। बात करेंगे स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव की, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं मानवता के मददगारों से जुड़ी उलट पुलट गोलमाल तस्वीर। कहीं निराशा तो कहीं आशा। एक तरफ दिल्ली से सटे नोएडा की कहानी है, जहां हादसे में मददगार से ही पुलिस पर पैसे ऐंठने का आरोप लगता है, तो दूसरी तरफ चेन्नई, गरीबी और गुर्बत में जीने वाले एक बेटी की मदद के लिए अजनबी लोग भी यूं दौड़ पड़ते हैं मानो अपनी बेटी के एडमिशन का सवाल है। दरअसल सोमवार की रात नोएडा में अपनी ऑल्टो कार से घर की तरफ जा रहे रितेश के सामने हादसा होता है। एक कार की टक्कर से सड़क पर गिरे बाइक सवार दो युवकों को रितेश खुद उठाकर पास के अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तो दूसरी ओर खबर पाकर अस्पताल पहुंची पीसीआर पुलिस रितेश को ही हिरासत में ले लेती है। थाने ले जाकर पूछताछ करती है। घायल युवकों को इलाज के बाद तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन रितेश को ही हादसे का कसूरवार ठहरा दिया जाता है। 10 घंटे तक थाने में उत्पीड़न से रितेश को मुक्ति तब मिली जब उसने पुलिस के कहे मुताबिक जेब गरम कर दी। एक तरह से मेंटली टॉर्चर किया इन लोगों ने, कि मानसिक तौर पर मेरे को वो किया है, और इनको यही नहीं, कुछ चीज़ क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि क्यों बैठा कर रखा है मेरे को। अगर सामने वाला बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कितनी देर तक बैठा कर रखना चाहिए, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। दबाव बना के पैसे ले लिए बस दबाव बना के पैसे लिए। नोएडा में नाउम्मीदी की इस तस्वीर के उलट उम्मीद और मानवता के हौसले को रोशन करने की ये दूसरी तस्वीर है। त्रिची की रहने वाली गरीब मां की बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो मानवता के लिए मिसाल है। दरअसल इस लड़की स्वाति ने इसी साल तमिलनाडु बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। घर में अकेली पढ़ी लिखी लड़की जो ग्रेजुएशन की दहलीज तक पहुंची। यूनिवर्सिटी में दाखिले का सपना भी देखा, कई जगह फॉर्म भी स्वाति ने भरे। काउंसलिंग की कॉल आई तो वो अपनी अनपढ़ मां के साथ त्रिची के गांव से निकलकर काउंसलिंग के लिए चेन्नई के प्रतिष्ठित अन्ना यूनिवर्सिटी पहुंची, जबकि उसे जाना था कोयम्बटूर के अन्ना अरंगम। चेन्नई पहुंचकर काउंसलिंग के सेंटर अन्ना अरंगम का रास्ता जब स्वाति ने पूछा तो जवाब से वो चकरा गई। एडमिशन का सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि आखिरी तारीख और शाम तक का मौका, हाथ में महज 2000 रुपए। किसी भी तरह कोयम्बटूर पहुंचना नामुमकिन। निराश मां बेटी को रोते हुए यूनिवर्सिटी में सुबह टहलने आए कुछ समझदार लोगों ने देखा तो पूछताछ की, कागजात देखे और माजरा जैसे ही समझ में आया, लोगों ने खुद ही मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए। चेन्नई से कोयम्बटूर के लिए स्वाति और उसकी मां के हवाई जहाज के टिकट का बंदोबस्त हुआ और गांव से निकली लड़की के आसमानी ख्वाब पूरे हुए। स्वाति इससे पहले कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी, लेकिन वो मां के साथ कोयम्बटूर पहुंची और तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला भी मिल गया। चेन्नई से शीशा के साथ भूपेंद्र, नोएडा आज तक। एक और उल्टा पुल्टा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। कभी योगेंद्र यादव को केजरीवाल के रणनीतिकार संजय सिंह ने फटकारा था, बगावत भड़काने का इल्जाम मड़ा था, मार पीट कर पार्टी से बाहर करने का ताना बाना बुन लिया गया था। आज वही संजय सिंह योगेंद्र समर्थकों के निशाने पर आ गए। कई धक्के लगे और बार बार धक्के लगे संजय सिंह को। आए थे योगेंद्र यादव के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर मरहम लगाने के लिए, लेकिन धक्का मुक्की की वजह से बैरंग लौटना पड़ा। सरकार किसानों के साथ। बात करते हैं ट्राइबल की। आज इंटरनेशनल ट्राइबल डे है।
उस पर बात करें, लेकिन पहले देखिए मौसम का हाल। मौसम का मानसून सत्र भी गोलमाल का शिकार है। बरसात विकट हो रही है देश के तमाम इलाकों में, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो बिन पानी तरस रहे हैं। हैदराबाद में बारिश के लिए दुआएं की जा रही हैं। औरंगाबाद में सूखे से नुकसान का आकलन हो रहा है। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तमाम जिले सूखे से जूझ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हैं झमाझम की। बाकायदा संसद में इस बात पर बातचीत होती है आज, जब कांग्रेस हंगामा कर रही थी कि नॉर्थ में हो रही है बारिश, यानी उत्तर में हो रही है बारिश, तो दक्षिण में है सूखा। इस बीच ये भी बता दें आपको कि आज इंटरनेशनल ट्राइबल डे है, जनजातियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जाहिर है लोग पूछेंगे कि जनजातियों में जागरण के सालाना दिवस के लिए क्या तैयारियां सरकार के स्तर पर की गई। जनजातियों को अभी भी रोशनी की तलाश है और संसद खुद चर्चा की जगह तलाश रही। जंगलों में पली बढ़ी जनजातियों की जिंदगी कुदरत से मिले हवा पानी की तरह ही अपनी साफगोई के साथ हिंदुस्तान की पुरानी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनकर चली आई है। लेकिन सभ्यता के स्मार्ट शहरीकरण की आंधी में सवाल है, जनजातियों की जिंदगी के साथ आधुनिकता का तालमेल किस तरह बने। हमें सरकार ने और मेरी जो संस्था है वहाँ से मेरे को रायपुर में लाया। रायपुर में शिक्षा का मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत ही अच्छा है। मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहूँगा। वहाँ की पढ़ाई की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे सरकार की तरफ से पूरी मिली। शिक्षा की रोशनी अब जंगलों में दूर तक जलने लगी है। यही वजह है कि मुख्य धारा में जनजातीय समाज भी अब दौड़ने लगा है। सियासत से लेकर खेती और परंपरागत कारोबार, मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही जनजातियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मेरे देखने में आया कि ये जो बच्चे जितने भी ट्राइबल इलाके से आ रहे हैं और 80 से 90% बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन में हैं और पढ़ने में विशेष ध्यान रखते हैं। जनजातियों की 10 करोड़ से ज्यादा आबादी जिस जंगल जमीन पर बसी है, हिंदुस्तान का 80% खनिज उस इलाके से आता है, जिसकी बदौलत मुट्ठी भर लोग अमीर हुए हैं। लेकिन आज भी गरीबी, मुफलिसी जनजातियों की जिंदगी के सामने पहाड़ बनकर खड़ी है। 45.8% जनजातियां गरीबी रेखा के नीचे हैं। हालांकि 2,70,000 लोगों के पास अब सरकारी नौकरी है। संसद में 47 सीटें भी आरक्षित हैं। लेकिन जंगलों में आज भी मुश्किलें अनंत हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक संगीनों के साए में जीना मुहाल है। पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनकर नक्सलियों का खतरा जनजातियों को ही सबसे ज्यादा डराता है, तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी मानो खौफ को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जिंदगी को जिस उत्सवी अंदाज में जनजातीय समाज जीता आया है, करोड़ों खर्च कर भी वो खुशी करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जनजातीय समाज जिस सरलता, ईमानदारी और कुदरत के दोस्त की तरह अब तक जीता आया है, उसके गुणों की कद्र विकास की अंधी दौड़ में कब की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आजादी के बीते 67 साल में जनजातियों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। अजीब गोलमाल है। जनजातियों के गांव अंधेरे में हैं और उसकी जमीन के खनिज से उद्योग आबाद है। खैर, इस बीच सवाल महंगाई का है। देखिए रिपोर्ट, कैसे आम आदमी आज बाजार के गोलमाल का शिकार है। बीते एक साल में आलू, टमाटर और प्याज के औसत दाम थोक मंडी में कितने रहे और फिर बाजार में कितने, यह आपकी आंखों के सामने है। एसोचैम ने देश की 28 मंडियों में पिछले 10 सालों में सब्जियों और फलों के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को जानने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे कहता है कि सब्जियों के थोक दामों में लगातार गिरावट हुई, लेकिन रिटेल के दाम लगातार बढ़े। मतलब मंडियों में सब्जियों के दाम तो कम हैं, लेकिन उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते कई गुना बढ़ गए और पिछले एक साल में यह अंतर कम होने के बजाय बढ़ा ही है। देखिए, जो हमने इसका जो अचानक जो है वो बाजार में सब्जियों के और फलों के दाम बढ़ गए हैं, और जो हमने स्टडी कराई उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि फार्मर्स को इसका कितना लाभ पहुंच रहा है।
एसोचैम का सर्वे कहता है कि साल 2014-15 में थोक बाजारों में सब्जियों के दामों में 2.3% गिरावट आई, लेकिन रिटेल में इसके दाम 5 से 7.5% तक बढ़ गए। यानी ग्राहक महंगाई से परेशान हैं, लेकिन सर्वे कहता है कि किसानों को भी अपने उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। तो क्या खेल जमाखोर बिगाड़ रहे हैं? आंकड़े साफ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी सरकार लोगों को सस्ती सब्जियां उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि आम आदमी और किसानों के हित की बात करने वाली ये सरकार पिछले 1 साल में ना तो आम आदमी को महंगाई से निजात दिला पाई है और ना ही किसानों के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध करा पाई है। दिल्ली से अनुजन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। और फिर सुर्खियों में आ गया है दाऊद। क्यों और कैसे? ब्रेक के बाद। संसद में विपक्ष नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। कल गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी नेताओं की बैठक बुलाई गई है शरद पवार के घर पर। इसमें ममता बनर्जी, शरद यादव और अरविंद केजरीवाल के शामिल रहने की बात सामने आई है। यानी एक नए किस्म का राजनीतिक गोलमाल। खैर, अब बात करते हैं दाऊद पर गोलमाल की। दाऊद का जिन फिर बाहर आया है। वो रहता पाकिस्तान में है, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं रहा जब उसे भारत में लाने के लिए दावे नहीं किए गए, सियासी सुर्खियां नहीं बनी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर आई है जिसमें कहा गया है कि 2013 में दाऊद इब्राहिम ने एक कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से बातचीत की थी। दाऊद मुंबई सीएल ब्लास्ट के ट्रायल का सामना करना चाहता था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस मुद्दे पर बातचीत की थी, लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने इसे हॉट पोटैटो कहते हुए इस मामले से दूर रहने की सलाह सरकार को दी। हालांकि यूपी सरकार में देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह को अब याद नहीं आ रहा है कि दाऊद की वापसी पर चर्चा कब हुई। बयान में मनमोहन सिंह ने कहा है कि मुझे याद नहीं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की वापसी के संबंध में मेरी किसी भी व्यक्ति से चर्चा हुई है। दाऊद के सरेंडर का मुद्दा पिछले महीने भी सुर्खियों में आया था। तब वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दावा किया था, दाऊद से मैं लंदन में मिला था। वो सरेंडर करना चाहता था, इस शर्त के साथ कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल ना हो और उसे जेल के बजाय नजरबंदी में रखा जाए। इसके पहले दाऊद की लोकेशन को लेकर भी विवाद तब उठा था जब मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरि भाई चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कह दिया कि सरकार को नहीं मालूम कि दाऊद की लोकेशन कहां है। यानी सरकार को पता ही नहीं कि दाऊद पाकिस्तान में है या नहीं। रणजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए क्योंकि बारिश से अगले 72 घंटे सावधान।